हैं और सबसे पहले आपको जानकारी दे दी कि शुक्रवार को लोकसभा चुनाव का पहला चरण है। पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा और देखिए पहले चरण में जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, करौली, धौलपुर और नागौर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 12 लोकसभा सीटों पर 5061 शहरी और देखिए 4692 ग्रामीण मतदान केंद्र है। मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी कड़े इंतजाम कर लिए। 20 काउंटर बनाए गए हैं। तो देखिए सुबह शुरुआत हो जाएगी इसकी और इसके अलावा जानकारी दे दी कि वोटिंग को लेकर प्रक्रिया जो है, तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। कौन कौन सी वो सीट है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अलवर, भरतपुर, नागौर लोकसभा सीट पर सुबह 7 से शाम 6 बजे के बीच में वोटिंग। 12 सीटों पर कल मतदान। पहले चरण की वोटिंग का आगाज कल हो जाएगा और इन सीट का क्या कहता है समीकरण वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर समझ पा रहे होंगे। हम आपको पिछला आंकड़ा भी बता रहे हैं कि पिछला आंकड़ा क्या रहा इन सीट पर, ताकि आज की स्थिति समझने में थोड़ी सी आसानी हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने फलौदी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और जनसभाएं की। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि जो लोग राम पर हमला कर रहे हैं वो कल हमारे इष्ट देवों को भी चुनौती देंगे। इसलिए चुनाव साधारण चुनाव तो नहीं है, बल्कि राम का मंदिर बनाने वाले और राम का विरोध करने वालों के बीच में है। रानीदी, खिदरत, आदर्श नगर, काना सागर की जनसभाओं को शेखावत ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिशा की तरफ देश आगे बढ़ रहा है उससे निश्चित है कि अगले 25 साल में भारत एक सुपर पावर देश होगा। फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने फलौदी विधानसभा क्षेत्र में बाप पंचायत समिति की रानेड़ी से जनसंपर्क आरंभ करने से पहले दादी सती अणदल जी के मंदिर में ढोक लगाई। और देखिए भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर कल होने वाले पहले चरण की मतदान को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अमित यादव ने मतदान दलों को रवाना करवाया। भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर कल भरतपुर जिले और डीग जिले में मतदान होगा। भरतपुर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई उसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित यादव से खास बातचीत। लोकसभा चुनाव को लेकर कल भरतपुर लोकसभा के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव। उनसे बात करेंगे। सर, कल भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता वोट करेंगे, अपना नया सांसद चुनेंगे, उसको लेकर सर क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई है? जैसा कि विदित है, कल भरतपुर लोकसभा चुनाव जो है फर्स्ट फेज में होने जा रहा है। हमारे भरतपुर लोकसभा में 8 विधानसभाएँ आती हैं, तो उनकी सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं, 7 जो विधानसभाएं यहाँ की और एक अलवर की, 8 पार्टियां पहुँच चुकी हैं अपने मतदान केंद्र पर। कुल जो अगर बूथ की बात करते हैं 2024 टोटल बूथ्स हैं। सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल स्टार्ट हो जाएगा और 7 बजे से एक्चुअल पोल स्टार्ट हो जाएगा। जो पोलिंग पार्टीज़ के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ में जो मतदाता चुनाव के दिन आने वाले हैं उनके लिए जो EMF की व्यवस्थाएं हैं, जो ECI के डायरेक्शन हैं, गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी जगह छाया, साथ में पानी, और जो दिव्यांगजन हैं या ओल्ड एज के सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। क्यू मैनेजमेंट के लिए NSS, स्काउट्स और साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। और वहाँ पे जो हमारा BLO होगा उसका वोटर असिस्टेंट बूथ भी रहेगा, जिसमें जो है इलेक्टोरल रोल की कॉपी रहेगी, जिसमें किसी मतदाता को अगर पता नहीं है तो अपना भाग संख्या, क्रम संख्या देख सकता है। सर, भरतपुर लोकसभा के अगर क्रिटिकल बूथों की बात की जाए तो कितने बूथ हैं और कहाँ वीडियोग्राफी की जाएगी सर? इस बार जो है सभी क्रिटिकल बूथों पे हमने व्यवस्थाएं की हैं। अगर कुल बूथ्स की बात करते हैं, क्रिटिकल बूथ्स कुल 814 क्रिटिकल बूथ हैं और 538 लोकेशंस हैं। इसके ऊपर CPF, साथ में RAC,
इसके अलावा वेबकास्टिंग की व्यवस्था, साथ में वीडियोग्राफी की व्यवस्था और माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। सभी बूथों को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी बूथ्स पे एक एक जो गार्ड हमारा रहेगा। तो मेरा मानना है जो सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण व्यवस्था है। साथ में प्रत्येक विधानसभा में हमारे द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, उनके समकक्ष पुलिस के सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, नीचे जो है QRTs की टीम है, स्ट्राइकिंग फोर्स है। तो प्रत्येक बूथ को कवर करने का रहेगा। जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें प्रेरित करें कि वो वोट डाल के आए। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर। परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी दे दी कि सभी RTO और DTO को राजस्व लक्ष्य आवंटित वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए आवंटित किए गए राजस्व लक्ष्य। बड़ी खबर उस वक्त की, जयपुर RTO प्रथम को मिला है 1201.36 करोड़ का राजस्व लक्ष्य है। ये लक्ष्य भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, जयपुर RTO द्वितीय की लक्ष्य की बात करें तो इसे 585.91 करोड़ का लक्ष्य मिला है। इसके अलावा परिवहन विभाग को इस बार मिला है 8100 करोड़ का राजस्व लक्ष्य। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ बने हैं। शिवेंद्र, देखिए, परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। RTO और DTO को राजस्व लक्ष्य आवंटित हुए हैं, क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो परिवहन विभाग है वो सरकार का प्रमुख रेवेन्यू अर्जित करने वाला डिपार्टमेंट है और ये भी एक कह सकते हैं कि सिलसिला चल रहा है बीते 3-4 वित्तीय वर्षों से कि जो राजस्व लक्ष्य परिवहन विभाग को मिलते हैं उनको वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग पूरा नहीं कर पा रहा है। इस बार भी पूरी कोशिश की, जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, उन्होंने भी निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद जो राजस्व लक्ष्य है वहां तक परिवहन विभाग नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है कि जो पहला सप्ताह है, पहला जो महीना है वित्तीय वर्ष का अप्रैल, उससे ही शुरुआत हो इसकी मॉनिटरिंग की। और इसी सिलसिले में आज परिवहन विभाग ने जो रेवेन्यू टारगेट है वो सभी RTO DTO को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि उनको वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में कितने पैसे अर्जित करने हैं। और जो परिवहन विभाग है उसको इस बार सरकार ने 8100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट दिया है। तो इस बार जो चुनौती है परिवहन विभाग के सामने वो ये है कि वो अपने राजस्व टारगेट को पूरा करें जो वो 3-4 साल से नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 2019 वो दिन जब जयपुर का परकोटा विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। ये परकोटा विश्व पटल पर गुलाबी नगरी की पहचान बना, लेकिन आज यही विश्व धरोहर अपनों की उपेक्षा पर आंसू बहा रहा है। अतिक्रमणकारी परकोटे की सुंदरता पर कालिक पोते जा रही हैं और जिम्मेदार मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज पर देखिए फर्स्ट इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। 1727 में बसाया गया जयपुर शहर चारों तरफ परकोटे से घिरा था। इसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे थे। कोई इमारत नहीं बना सकते थे। ये इतना मजबूत था कि इसमें कोई कील तक नहीं गाड़ सकता था। 20 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी और दीवार पर आर्मी तैनात रहती थी। वहीं बुर्जों पर तोपें रहा करती थी। जयपुर के इतिहास को जानने वाले जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जब मराठाओं ने यहाँ हमला किया तब उन्हीं बुर्जों से चली तोपों ने 8000 से ज्यादा सैनिकों को खदेड़ दिया था। लेकिन आजादी के बाद इसी परकोटे पर चारों तरफ अतिक्रमण हो गया, बाजार बन गए और जब विदेशी पर्यटक इस विश्व विरासत को देखने आते हैं तो यही पूछते हैं कि वेयर इज वॉल सिटी। जयपुर शहर की विरासत जरूरतों की इमारत के बोझ के तले दब कर रहे। परकोटा अतिक्रमण के आगोश में आते हुए अपनी दुर्गति पर आंसू बहा रहा है। जिन दीवारों और बुर्ज को दुनिया धरोहर के रूप में देख रही है वो बेतरतीब इमारत की गिच पिच में दम तोड़ रही है। जयपुर के पूर्वी द्वार सूरजपोल से रामगंज की ओर कुछ दूर तक तो ऐतिहासिक दीवार दिखती है, लेकिन फिर वही दीवार अपना अस्तित्व खोती हुई दिखाई देती है। हीदा की मोरी में तो ऐतिहासिक प्राचीन पर 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसकी ओर से प्राचीन बुर्ज बेहाल सा झांकता नजर आता है। जयपुर इज ए पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर हिंदुस्तान का एक पेरिस है क्योंकि ये बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से बसाया हुआ और जागृत शहर है। क्योंकि जयपुर में इतनी सारी विरासत है, इस कारण से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है क्योंकि यहाँ पे जयपुर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत हिस्टोरिकल है। वहीं रामगंज के हालात तो सबसे बदतर है।
यहाँ शहर में अतिक्रमण नहीं बल्कि अतिक्रमण में शहर नजर आता है। न जाने किसने यहाँ पुराने बरामदों पर नई इमारतें खड़ी करने की इजाजत दी। यहाँ बरामदों पर डब्बे जैसी ऊंची ऊंची इमारतें न केवल अतिक्रमण की कहानी बयां करती है बल्कि खतरे की घंटी भी बजाती है। इसके आगे घाटगेट दरवाजा अपनी बुलंदी की अकड़ में खड़ा जरूर है, लेकिन उसके दोनों तरफ की प्राचीर अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है और जिन मौखियों से दुश्मनों पर निगाहें रखी जाती थी, अब वहां अतिक्रमण के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। परकोटे की दीवार और जयपुर शहर के बरामदे और इन सब पे अतिक्रमण हो चुका है। उसको वहां से हटाने की आवश्यकता है, वहां से उस अतिक्रमण और उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। बस इतना यदि हम उस पर ध्यान देंगे तो हमको वापस से हमारा पुराना वैभव जो है वापस से हमको मूल स्वरूप मिल सकता है। और साथ ही इस प्रकार इस यहाँ जयपुर शहर में वर्तमान में आवश्यकता है परकोटे में कि पुरानी प्राचीन हवेलियों को तोड़कर जो व्यावसायिक भवन निर्माण का कार्य तीव्र गति से हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, तो हम हमारे पुराने वैभव को संरक्षित कर पाएंगे और हम हमारी धरोहर को बचा सकते हैं। बहरहाल शहर की तीनों चौपाट अपने चारों तरफ बिखरे हुए उस खूबसूरत शहर को ढूंढती होंगी जिसके एक एक कण को सूत से नाप कर बनाया गया था। नवग्रह की तर्ज पर 9 खंडों को संवारा गया था, लेकिन आज ये परकोटा अतिक्रमण के जंजाल में उलझ कर रह गया। और यदि इसकी सुध नहीं ली गई तो जिस तरह कुछ साल पहले यूनेस्को ने लिवरपूल से विश्व विरासत का दर्जा छीन लिया था, यहाँ भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तमगे पर तलवार लटक सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट। सुधांश पंत गुरुवार सुबह अचानक बिजली कंपनियों के मुख्यालय यानी कि विद्युत भवन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। करीब 9:15 बजे का वक्त था और अचानक सीएस की विद्युत भवन पहुंचने की जानकारी कार्मिकों को लगी तो सभी अधिकारी कर्मचारी भागने लगे और इधर से उधर नजर आने लगे। आपको बता दें कि सीएस ने निरीक्षण के दौरान कंप्यूटर खुलवाकर फाइलों की पेंडेंसी देखी, साथ ही कई अधिकारियों के चैम्बर पहुंचकर वहां पर टेबल पर मौजूदा फाइलों की फोटो भी खींची। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। मुख्य सचिव सुधांश पंत गुरुवार सुबह अचानक बिजली कंपनियों के मुख्यालय यानी विद्युत भवन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। सीएस विद्युत भवन में प्रवेश करते ही सीधे फर्स्ट फ्लोर पर गए और वहां ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों की कक्ष का दौरा किया। इस दौरान अधिकांश कमरों में अधिकारी नहीं मिले। हालांकि कुछ देर बाद ही राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के एमडी नथमल डिडेल पहुँच गए तो सीएस ने उनसे पूछ लिया कि कब आए हो। डिडेल ने 7 मिनट देरी से आने की जानकारी दी तो सीएस ने कहा कि जब अधिकारी ही लेट आएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके साथ ही जेएस के यहाँ दिखने पर कहा गया कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपका चैम्बर सचिवालय में नहीं है क्या। सीएस ने एक एएन के डिस्पोजल टाइम अधिक होने पर गहरी नाराजगी भी जाहिर की। सीएस सुधांश पंत का औचक निरीक्षण। विद्युत भवन में सुबह 9:15 पर पहुंचे सुधांश पंत सबसे पहले ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों के कमरे में पहुंचे, जहां पर अधिकांश अधिकारी अपनी सीट से मिले नदारद। सीट पर पड़ी पेंडिंग फाइलों की सीएस ने खींची फोटो। कर्मचारियों से भी लिया अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी भानु प्रकाश अटरू, आरबीयूएनएल के कार्यवाहक सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के कार्यवाहक एमडी मुकेश बंसल, जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक एसएस नेहरा, आरबीपीएनएल के निदेशक सुरेश चंद मीणा, जयपुर डिस्कॉम के सचिव नरेश तंवर समेत अन्य अधिकारियों के कक्ष का निरीक्षण किया। अधिकांश सीटों पर नहीं मिले बिजली कंपनियों के आला अधिकारी। हालांकि कुछ देर में ही आरबीपीएनएल के एमडी नथमल डिडेल, ऊर्जा विभाग के जेएस गिरधर भी पहुंचे। सीएस सुधांश पंत का औचक निरीक्षण। करीब 1 घंटे के निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएस कहा कि अभी यहाँ कामकाज में और सुधार की जरूरत। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम काफी ज्यादा, उन्हें सुधार के लिए हिदायत दी। वहीं कुछ अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम प्रेरित भी कर रहे हैं और अच्छा काम करने की। पहले रिटायर्ड कर्मचारी रूटीन में लगते थे, अब जरूरत के हिसाब से। ऐसे में कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके साथ ही कई अधिकारियों के कमरे के अंदर कमरे को लेकर कहा, ये व्यवस्थाएं देखना यहाँ के एमडी और अन्य अधिकारियों का काम है। कैसे व्यवस्था बेहतर हो सकती है, इस पर काम होना चाहिए। मैंने जेएस का चैम्बर यहाँ देखा है, उनके लिए मैंने कहा है संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी का चैम्बर सचिवालय में होना चाहिए। ऊर्जा विभाग के सुधार को लेकर बोले सीएस सुधांश पंत। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा विद्युत उपभोक्ता हैं। किसी भी जगह बिजली गुल होती है तो लोगों को मुश्किल होती है। असली परीक्षा फील्ड अधिकारियों के सामने है, जिसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। जिस प्रकार से मैं ऑफिसों के दौरे कर रहा हूं, वैसे ही विभागीय अधिकारियों को भी
नीचे फील्ड ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। सीएस सुधांश पंत का औचक निरीक्षण। फाइलों का डिस्पोजल टाइम 106 घंटे देखकर नाराज हुए सीएस। सहायक अभियंता एएन निशा को लगाई लताड़। सीएस की जाने पर हंसने लगी एएन तो लगी फटकार। सीएस ने कहा, यह मजाक के लिए नहीं, सीरियस जॉब है। जनता के काम प्राथमिकता में होने चाहिए। काम में लापरवाही के बावजूद हंसना बेशर्मी है। आज करीब 1 घंटे में विद्युत भवन में रहा, 9:15 से लेके करीब 10:15 बजे सुबह तक। तो अभी यहाँ सुधार की और गुंजाइश महसूस होती है, पंक्चुअलिटी में भी और फाइल डिस्पोजल में भी। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम थोड़ा अधिक है, उनको हिदायत दी है, एमडी साहब को भी कहा गया अपने ऑफिसर्स के ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी संतोषजनक फाइल निस्तारण है, तो जिनका अच्छा है वो तो उनको प्रेरित किया कि थोड़ा और सुधार कर लें, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है। मुख्य सचिव के 1 घंटे के दौरे में विद्युत भवन के कामकाज की पोल भी खुल गई। खुद सीएस ने कहा कि कई सीट्स पर अधिकारी कर्मचारी नहीं थे। हालांकि इसके पीछे प्रशासन का तर्क यह है कि कई कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, लेकिन जिन कार्मिकों की चुनाव में ड्यूटी नहीं है और सीट पर भी वो मौजूद नहीं है, ऐसे कार्मिकों पर अब देखना होगा प्रशासन क्या सख्ती लेता है। फर्स्ट इंडिया के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में टोंक गए होमगार्ड जवान सुनील शर्मा की आकस्मिक मौत के बाद होमगार्ड का शव कोटा पहुंचा तो परिवार और होमगार्ड के जवानों में मातम छा गया। होमगार्ड सुनील शर्मा की टोंक में चुनाव ड्यूटी के दौरान अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और उनकी मौत हो गई थी। होमगार्ड जवान सुनील शर्मा का अंतिम संस्कार कोटा की रंगबाड़ी मुक्तिधाम पर हुआ, जहां होमगार्ड की कमांडेंट सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने और होमगार्ड के जवानों ने सुनील शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटा होमगार्ड की कमांडेंट राम सिंह मीणा ने बताया कि दुखद घटना हुई है। दुख की इस घड़ी में सभी उनके परिवार के साथ खड़े हैं। नियम अनुसार जो भी सहायता सरकार की ओर से दी जाती है वो परिवार को दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी पूरे मामले में टोंक से रिपोर्ट आना शेष है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। दौसा के लालसोट थाने की जेल में बंद आरोपी मामा मनोज की मौत के मामले में एसपी रंजिता शर्मा ने विभाग की जांच के आदेश दिए। मृतक भांजे लोकेश की अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी मामा मनोज ने पुलिस के सामने जुर्म कबूला। मामा मनोज की निशानदेही पर पुलिस ने मोरेल नदी से 4 फीट खुदाई के बाद भांजे लोकेश का शव बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि आत्मग्लानि के बाद मनोज ने जेल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जब तक मनोज को अस्पताल लेकर पहुंची तब तक उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मामा मनोज, उसकी पत्नी और भांजा लोकेश गुजरात में साथ में काम किया करते थे। वहां मामा और भांजे में अनैतिक रिश्ते की भनक मनोज को लग गई थी। इस पर मनोज ने सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भांजे लोकेश का अपहरण कर उसकी पिटाई करवाई, जिसका वीडियो मोबाइल से पुलिस को मिला है। फिलहाल जेल में बंद मनोज की आत्महत्या करने के मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। ये चूँकि हिरासत में उसने सुसाइड किया है, इसके चलते जो न्यायिक जांच है इसकी ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है, जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया था। और उसके साथ ही एक जो प्रक्रिया का पार्ट है जिसमें पोस्टमार्टम एक मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद ही किया जाता है, और वो भी परिजनों की उपस्थिति में, और वो भी एक वीडियो कैमरा की अवेलेबिलिटी और उसकी मॉनिटरिंग के अंदर उसकी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। और देखिए, झालावाड़ के झालरापाटन पंचायत की ग्राम तीतर वासा स्कूल में व्याख्यात गौरव मीणा ने प्रधानाचार्य के साथ हाथापाई की और कार्यालय के सरकारी दस्तावेज फेंक कर स्कूल कार्यालय की टेबल कुर्सियां उल्टी दी। घटना का पता जब गांव वालों को लगा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया। प्रधानाचार्य चंद्रेश राठौड़ ने इस संबंध में जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों ने व्याख्याता गौरव मीणा पर आरोप भी लगाए। लोगों ने बताया कि कई बार इस संबंध में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद सोनी स्कूल पहुंचे और आरोपी व्याख्यात को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल गेट का ताला खोला। घटना के बारे में शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष तखत सिंह झाला और रंगलाल ने सदर थाना में सूचना दी। दोनों का आरोप है कि यहां पर थानाधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की, जिसकी उन्होंने आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा को शिकायत दी। शर्मा ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को हालत से अवगत कराया। उसके बाद थानाधिकारी हरकत में आए और व्याख्याता को हिरासत में लिया।
जोधपुर की एमबीएस यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दोनों कमेटियों की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में पेश हुई। कमेटी की रिपोर्ट में आर्किटेक्ट विभाग की निलंबित एचओडी डॉक्टर पुलकित गुप्ता को टर्मिनेट करने के लिए अनुशंसा की गई। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो 2 महीने में टर्मिनेट करने का फैसला करती है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में यूनिवर्सिटी के मेंबर सहित गवर्नर की ओर से नामित किए गए सदस्य ऑफ कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर के अधिकारी भी जुड़े। हाई पावर कमेटी की अंतिम रिपोर्ट मिलने तक निलंबित एचओडी डॉक्टर पुलकित गुप्ता को नियमित रखा गया है। गुप्ता अब 5 साल तक कहीं भी नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके अलावा उनके 5 इंक्रीमेंट भी रोक दिए गए हैं। एमबीएम कॉलेज में आर्किटेक्चर विभाग की 38 से अधिक छात्राओं ने निलंबित एचओडी के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट, अभद्रता, छेड़छाड़ और बैड टच करने का आरोप लगाया था। चुमू के दादर बावड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 6 लोग घायल हुए। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कालाडेरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति भंग के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। उत्तर भारत के प्रमुख जैन तीर्थस्थल श्री महावीर जी का वार्षिक लक्खी मेला शुरू हुआ। 25 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में देश भर से लाखों जैन श्रद्धालु शिरकत करेंगे। वहीं विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मेले में 286 सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिए 300 पुलिस के जवान लगाए गए हैं। प्रबंधक नेमी कुमार पाटिल ने झंडारोहण के साथ मेले का शुभारंभ किया। मेले में जुलूस, जल यात्रा, पूजा अर्चना, रथ यात्रा और कलशाभिषेक। मेले में रात्रि का मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। मेले के दौरान सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक भगवान महावीर के दर्शन किए जा सकेंगे। दिव्यांगों की व्हील चेयर और मंदिर तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। रथ यात्रा के लिए 2 जोड़ी बैल गंगापुर के किसान प्रेमराज सैनिक के यहाँ से लाए जाएंगे। भगवान जिनेंद्र के रथ को बैलों से खींचा जाता है। इसके बाद गंभीर नदी के जल से भगवान महावीर की प्रतिमा को अभिषेक किया जाएगा। बाड़मेर से खबर है, 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, वहीं 2 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बाड़मेर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार फिलहाल जारी है। मृतक नारायणाराम कपूड़ी और रेखाराम था जालीपा निवासी। ग्रामीण क्षेत्र की हरसाणी फांटे के पास की पूरी घटना। और चलिए इसी के साथ हमारे फाइनल रिपोर्ट बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।